नेक्स्ट इन फाइनल अकाउंट से वी आर स्टार्टिंग द एडजस्टमेंट्स। तो देखिए एडजस्टमेंट्स का मीनिंग क्या होता है। एडजस्टमेंट्स मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन so which has not been considered in trial balance। जैसे हमने देखा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, वो हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन पे। और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, जैसे अब आपकी ट्रायल बैलेंस बनता है हमारा एज ऑन 31 मार्च, मीन्स जो भी डेट होती है आपकी एंड ऑफ ईयर में। पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें इसको हम कहते हैं क्लोजिंग डेट, जिस डेट को आपकी बुक्स क्लोज होती हैं, जिसे क्लोजिंग डेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे आपका एक ईयर चल रहा है तो 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। जैसी नेक्स्ट डेट आएगी 1 अप्रैल, तब आपका समझो नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस डेट को हम बुक्स क्लोज कर देते हैं और इस टाइम तक की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपकी ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर कई बार होता है कुछ इन्फॉर्मेशन हमें 31 मार्च के बाद पता लगती है कि ये हमारी ट्रांजेक्शन हुई थी, पर जो भी ये करंट ईयर चल रहा है, पर वो अभी हमने ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट नहीं की है, उनको कहते हैं एडजस्टमेंट्स। तो ये फिर आपको ना नीचे से दी जा रही गिवन, तो क्वेश्चन में या आपको दी होती है बिलो ट्रायल बैलेंस, और इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है अपने ट्रायल बैलेंस में, या हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, टू कैलकुलेट टू करेक्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। इट मीन दिस इज गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस विच मस्ट बी एडजस्टेड। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसको आपने एडजस्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ऑब्जेक्टिव है टू गेट करेक्ट प्रॉफिट। तो तभी आपको पता लगेगा कि इस साल आपका कितना करेक्ट प्रॉफिट है आपका। तो इसीलिए क्योंकि ये आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको एडजस्ट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एडजस्टमेंट से। फॉर एग्जांपल मेजर एडजस्टमेंट क्या है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले होता है, अब बिजनेस क्लोज हो गया 25 मार्च को, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है, अनसोल्ड गुड्स कितनी है। तो इट मीन्स तो पहली एडजस्टमेंट आती है क्लोजिंग स्टॉक, इसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक, जिसे कहा गया अनसोल्ड स्टॉक। तो इसकी वैल्यूएशन करते हैं हम, ये जो वैल्यू, ये फिर आपको दिया होता है अब क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है। तो आप इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे। क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स हैं जो परचेज करे थी आपने पर अभी हम सेल नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इनकी एक तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है आपने। तो कोई भी जो एडजस्टमेंट आएगी आपकी और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं तो उसकी उसमें एंट्री होगी। तो स्टॉक हमारी एसेट मानी जाती है तो उसको हम एंट्री डाल देते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। जैसे अभी मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को एक तरीके से ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका, इसको या को परचेज में से माइनस कर दो, वो बन जाएगी एडजस्टेड परचेज। अगर भाई आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी शो कर सकते हो, और इसलिए हम लिखते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें जब क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है एडजस्टमेंट में, इट मीन ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया आपको, तो अभी हमने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसका इफेक्ट क्या होगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो एक को देखा आपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो इट विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और एक ये आपकी एसेट मानी जाएगी बैलेंस शीट में।
and it will appear as a asset in a बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को मैं बी एस से शो करूंगा। तो ऐसे ही जब हम साल के एंड में देखते हैं, अब आपको पता लगता है कुछ एक्सपेंसेस जो भी आपने पे नहीं किए हैं, या कुछ एक्सपेंस आपने नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस में पे कर दिया है, ऐसे कुछ इनकम्स हैं जो भी रिसीव नहीं हुई हैं, उन सब की देखो क्या इंक्रीज होगी, ये सारे इकट्ठे चलते हैं। और सेकंड उसको कहते हैं जो एक्सपेंसिव पे नहीं किए, दीज आर एक्सपेंसिव आउटस्टैंडिंग। ये होते हैं जो एक्सपेंसिव आपके ड्यू हो गए हैं, बट आप अभी आपने अभी पे नहीं किए हैं, नॉट पेड। जैसे होता है ना, सैलरी देनी थी आपने स्टाफ को 31 मार्च को, पर अभी आपने पे नहीं किया है, तो ये एक्सपेंस को माना ही जाएगा इस साल का, तो इसकी एंट्री बन जाती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। पर अभी आपने पे नहीं किया है तो ये लाइबिलिटी मानी जाएगी, तो उसको लिखेंगे लाइबिलिटी क्रेडिट होती है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ऐसे होकर कई बार हमने नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया है, जैसे हम ऑफिस का रैंक एडवांस में पे कर रखे हैं, तो गेट इट थर्ड एडजस्टमेंट एक्सपेंसेज ऑफ नेक्स्ट पीरियड पेड इन एडवांस। तो ये फिर हमने एक्सपेंस में तो डेबिट कर दिया है क्योंकि आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो इसको हम एसेट मानते हैं, तो इसकी एंट्री बनती है प्री पेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी, तो आपने देखो एक्सपेंस को हमने इंक्रीज करना था, ये इस साल का एक्सपेंस है, ये इस साल का नहीं माना जाएगा, इसको डिक्रीज कर दिया, तो जब डिक्रीज करना है तो आप कर दो क्रेडिट इसको। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री देखो पी एन एल में जब हम शो करते हैं, क्रेडिट में आएगा एक्सपेंस या पी एन एल में, जो भी है आपका, जैसे कोई वेजेज है वो क्रेडिट अकाउंट में आती हैं, तो आपने यहाँ शो करके हो जब आप डेबिट साइड में वो एक्सपेंस आपने लिया ट्रायल बैलेंस में जो दी थी फिगर, इसमें आप ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग, और इसमें लेस कर दो प्रीपेड। राइट, ओ एस का मतलब है आउटस्टैंडिंग, तो ये हो गया प्रीपेड। और जब आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये आपकी लाइबिलिटी, और प्रीपेड हमारी एसेट मानी जाती है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट इसलिए है क्योंकि हमने इसको रिकवर करना है। ऐसी आपकी इनकम्स की एडजस्टमेंट्स आती हैं, दो एडजस्टमेंट। तो फोर्थ एडजस्टमेंट है आपकी एक्रूड इनकम, क्योंकि इनकम आपकी ड्यू हो गई है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, पर आपको रिसीव नहीं हुई अभी। इट मीन्स ये आपको मनी रिकवर करनी है, तो ये आपकी एसेट मानी जाएगी, तो एसेट को डेबिट करेंगे, हम एंट्री कर देंगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट, और इनकम को कर दो आप क्रेडिट। ये इस साल की इनकम है, ड्यू मतलब ये करंट ईयर की है। इनकम होती है जैसे कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है आपका, फिर क्या कई बार आपको इनकम भी एडवांस में रिसीव हो जाती है, जिसे कहा गया अनएक्सपायर्ड इनकम। इट मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपकी नेक्स्ट ईयर की इनकम है, पर हमें इसी साल एडवांस में मिल गई है, तो इसको आपने इनकम में से माइनस करना है, माइनस करने के लिए डेबिट कर दो इनकम को, और ये लायबिलिटी मानी जाएगी क्योंकि ये पैसा आपने वापस करना है, तो इसको लिखो आप क्रेडिट साइड में, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट।
उसका एक और ट्रीटमेंट क्या होगा, पीएनएल में ट्रेडिंग इनकम्स नॉर्मली पीएनएल में ही आती हैं, तो आपने ट्रैकिंग साइड में शो करके हैं आपको बाई इनकम, उसमें आप ऐड कर दो एक्रूड इनकम और लेस कर दो अनएक्सपायर्ड इनकम। तो आपकी टोटल नेट इनकम आ जाएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड। एक्रूड इनकम मीन्स पैसे ड्यू हैं, रिकवर करने हैं, तो एसेट मानी जाएगी एक्रूड इनकम। तो आप तो हर एडजस्टमेंट का ना डबल इफेक्ट आता है, ट्रेडिंग या पीएनएल में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी, पर एक लायबिलिटी मानी जाएगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे ये लायबिलिटी। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है 6 में। अब जैसे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है एसेट्स के ऊपर, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, अभी आपने चार्ज नहीं की है तो आप उसकी एंट्री कर दीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। और ये प्रोविजन बनाना है आपको, फिर आपकी एंट्री बन जाती है डायरेक्ट पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अल्टीमेटली ये डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में ही जाएगी, तो नेट इफेक्ट दोनों का सेम है। वो पीएनएल में आप शो कर दीजिए डेबिट साइड में, तो वो पीएनएल में आएगी आपकी डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन। और बैलेंस शीट में हम एसेट में से माइनस करेंगे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, तो उसका डबल इफेक्ट आ गया, एक्सपेंस बन गई डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस हो जाएगी। 7th एडजस्टमेंट। तो 7th आपको एक मेन एडजस्टमेंट मिलेगी। बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो परचेज से रिलेटेड होती हैं। इट मीन्स जिसे कहा कि यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हैं ना, तो वो जो गुड्स होती हैं उसकी, वो हम डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एक पहला केस होता है, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर ली है। गुड्स उसको कहते हैं यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये ड्राइंग्स मानी जाएंगी, तो आपने एंट्री क्या करनी है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। और परचेज में से रिड्यूस कर दो। तो ऐसे सेकंड केस में इकट्ठा ही दे रहा हूँ, जैसे गुड्स आप यूज कर लेते हो, गुड्स यूज एज सैंपल, आपने फ्री सैंपल दे दिया कस्टमर को, गुड्स यूज हो गई हैं एज रिपेयर्स, एज ए स्पेयर पार्ट यूज कर लिया आपने गुड्स को। गुड्स आपकी यूज हो गई हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, ऐसे की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसमें कुछ आपने गुड्स यूज कर ली है, तो आपने गुड्स को यूज कर लिया है एज डोनेशन, आपने डोनेशन दे दी है फ्री में किसी चैरिटी, तो इन सभी का इफेक्ट क्या होगा, परचेज रिड्यूस हो जाएगी। देखो सैंपल हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, उसको डेबिट कर दो एडवर्टाइजमेंट में। रिपेयर्स आपका रिपेयर का एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट टू डेबिटेड। कंस्ट्रक्शन और एसेट में यूज हो गई है, इसमें एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएंगी, एसेट अकाउंट टू डेबिटेड। डोनेशन है, ये भी एक्सपेंस बन गया डोनेशन के नाम से, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड या चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, सभी का इफेक्ट सेम है। फिर एक और एडजस्टमेंट होती है इससे लेके कि अगर गुड्स आपकी डिस्ट्रॉय हो गई हैं,
गुड्स लॉस्ट, थेफ्ट हो गई है गुड्स की, या डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उसको लिखेंगे लॉस ऑफ गुड्स, जो भी नाम आपने देना है, लॉस ऑफ गुड्स या स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये भी आप परचेज में से कम कर दो, टू परचेज अकाउंट। और ये सारे आइटम्स का आपने एट कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि जो परचेज हम रिकॉर्ड करते हैं वो सीपी पे करते हैं रिकॉर्ड, ये भी आपकी कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज आल्सो एट टू सीपी। जब गुड्स डिस्ट्रॉय होती हैं कई बार हमें उसमें कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, उसकी आप एंट्री देखो क्या करोगे। सो इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, नॉर्मली फुल क्लेम तो नहीं मिलता है हमें, कुछ कम ही होता है, तो जितना क्लेम मिलेगा आपको उसको डेबिट कर दो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये ड्यू हो गया आपका, बाकी लॉस माना जाएगा वो पीएनएल में चला जाएगा, वो लॉस ऑफ गुड्स। इन सबका इक्वल टैक्स क्या आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप शो करते हैं परचेज अकाउंट टू परचेज, तो उसमें से आपको करना है माइनस लेस, पहले ड्राइंग्स जो कुछ आपने विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए, फिर सैंपल्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है गुड्स का, फिर हमने की रिपेयर्स में यूज हो गई हैं, फिर एसेट की कंस्ट्रक्शन में यूज हो गई हैं, फिर आपने डोनेशन दे दी है, फिर गुड्स आपकी लॉस्ट हो गई हैं, तो सबका बिल्कुल ट्रीटमेंट सेम है, सबको परचेज में से आपने माइनस करके जो नेक्स्ट परचेज आएगी बस वही आपकी अपीयर होगी आउटर कॉलम में, और पीएनएल में चला जाएगा। जैसे सैंपल एक्सपेंस बन गया, रिपेयर भी एक्सपेंस है, ये एसेट में ऐड हो जाएगा, डोनेशन पीएनएल में एक्सपेंस, लॉस्ट का पिघा गया मैंने, कुछ क्लेम रिसीवेबल एसेट है पीएनएल में डेबिट। अब जब आप पीएनएल बनाएंगे वहाँ पे ये सारे एक्सपेंसेस डाल दो आप, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप, ड्राइंग्स आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी, माइनस ड्राइंग्स, और जो इंश्योरेंस क्लेम मिलना है आपको वो आपकी ऐसे ही बन जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल किसी और ऐसे। तो अब देखते हैं जो मेजर एडजस्टमेंट है अब ब्रैकेट से रिलेटेड, देन वी हैव सेवंथ एडजस्टमेंट। तो जैसे जैकेट्स होते हैं हमारे, जब आप क्रेडिट में सेल करते हैं तो उसमें हमारी एडजस्टमेंट आती है कि आपके कुछ फर्दर बैगेस हो गए हैं, आपको बाद में पता लगता है जब आपकी बुक्स क्लोज हो गई है, तो वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा, लॉस है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैगेट से अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। सर एक अकाउंट्स में हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट चलता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ये भी आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसका प्रूडेंस आपने आज ही बुक्स में बना देना है, इट मीन्स एक्सपेक्टेड लॉसेज टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, जो आपके इनकर होंगे फ्यूचर में, टू बी प्रोवाइडेड इन करंट ईयर, तो उसको आपने करंट ईयर में ही बुक्स में रिकॉग्नाइज कर देना है। तो इस टाइप का साइंस एक आता है हमारा प्रोविजन फॉर बैड गैस, ये क्या फर्दर बैड गैस। फिर हम एक प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड गैस, कि फ्यूचर में जो बैड गैस होंगे उसके लिए कुछ प्रोविजन रख लिया आपने, उसकी एंट्री क्या होती है, तो हम पीएनएल को डेबिट करते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड गैस। फिर अब जब भी बैड गैस होगा नेक्स्ट ईयर में, जैसे यहाँ पर हुआ बैड गैस टू गेटर,
अब ये बैगेस आपने प्रोविजन में से राइट ऑफ कर देना है। तो अब आप देखिए इसकी क्या एंट्री होगी फिर, बैक गेट्स रिटर्न ऑफ, उसको लिखा है बैक गेट्स आपने राइट ऑफ कर दिए हैं, रिटर्न ऑफ, एंट्री बन जाती है प्रोविजन और बैक गेट्स टू बैक गेट्स। ये है तो बैक गेट्स राइट ऑफ कर दिए। और ये किसके ऊपर बनाना है प्रोविजन, ये हम लिखे हैं तो प्रोविजन ये क्रेडिट परसेंटेज दी होगी आपको इनटू जितने गेटर्स हैं आपकी बुक्स में, उसमें से माइनस कर दो जो फर्दर बैगेस हो गए हैं, क्योंकि ये तो 100% ही बैग हो गए हैं, माइनस फर्दर बैगेस। ये आपका प्रोविजन बन जाएगा। इसी तरीके से कई बार हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं जल्दी पेमेंट के लिए, तो उसका नाम है डिस्काउंट अलाउड। देखो ये हमने करी एडजस्टमेंट बैक गैस की, फिर हमने करी प्रोविजन की, बैक गैस राइट ऑफ कर दिए हैं, तो एक और करते हैं। अब आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। देखिए तो आप डिस्काउंट अलाउ कर चुके हैं, फिर कुछ ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी ये एडजस्टमेंट, इसकी एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा एक्सपेंस है टू डेटर्स। अब वो क्या है कि कई बार आपको फ्यूचर में भी हमें पता है डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसका फिर हम प्रोविजन बनाते हैं। उस टाइप को प्रोविजन कैसे बनेगा, किसी का जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये भी आप पी एंगल में डेबिट कर दो, पी एंगल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। और एक इसके ऊपर बनाते हैं प्रोविजन हम, ये भी परसेंटेज की होगी। इसमें देखो पहले डेटर्स आपने माइनस करने हैं, फिर माइनस करने हैं आपने फर्दर बैक डेट्स, और जो प्रोविजन बनाया था आपने, अभी प्रोविजन बनाया था ना, वो भी माइनस कर दो, माइनस ऑफ प्रोविजन फॉर बैक डेट्स। तो इसको डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसका डाउट है हमें कि फ्यूचर में नहीं। अब ये जो बैलेंस आएगा ना आपका, इसके ऊपर हमने ये प्रोविजन क्रिएट करना है डिस्काउंट का, राइट, जितना भी दिया होगा परसेंटेज में, फिर इसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो इट इज यूज टू राइट ऑफ, जो भी डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम डेटर्स को, वो इसमें से राइट ऑफ होता है प्रोविजन में से। इसकी एंट्री बन जाती है आपकी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू डिस्काउंट अलाउड। तो इस तरीके से देखो, अब आपका पहला साल है कंपनी का, इस साल हमने प्रोविजन बनाया बैचेस का, डिस्काउंट का। अगला साल आएगा आपका, अब एक्चुअल में बैचेस होंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम, वो सारा प्रोविजन में डेबिट हो जाएगा, और फिर हम एक साल के एंड में एक नया प्रोविजन बना लेते हैं, जो भी हमारे नए बैचेस वगैरह होते हैं। तो देखो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब आपका ईयर है 2020 एंड 2021, तो ये ईयर स्टार्ट हो गया है अप्रैल टू मार्च। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन है एज ऑन 1 अप्रैल 2020। आपके पास एक प्रोविजन है और बैड डेट्स का और 5000 का, और एक प्रोविजन है आपके पास फॉर डिस्काउंट ऑन गेटर्स और जिसे 2000। अब आ गया करंट ईयर आपका,
तो करंट ईयर में आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट आपके डेटर्स हैं, सपोज 70,000 के, और अब आपको मेंशन किया है, अब आपको कुछ एडजस्टमेंट दी है। नंबर 1, आपने फर्दर बैकगेस प्रोवाइड करने हैं। फर्दर बैकगेस हो गए आपके, सपोज कर लीजिए 3,000 के। सर एक आपको प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर बैकगेट्स, जैसे जो सपोज 10%। सर एक आपको प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट का, सपोज किसी जो 5%। तो पहले देखते हैं आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे शो करेंगे। तो जब आप P&L अकाउंट बनाते हैं, उसमें आपने डेबिट में शो करना है टू बैकगेट्स आपके कितनी है। ट्रायल बैलेंस में देखो कुछ है, सपोज करो यहाँ भी बैकगेट्स आपको दे रहे थे जो इस साल हुए हैं आपके 1,000 के, ये आप ले लीजिए ट्रायल बैलेंस वाले। इसमें प्लस कर दो फर्दर बैकगेट्स जो एडजस्टमेंट में किए हैं 3,000। इसमें आपको ऐड करना है प्रोविजन फॉर बैकगेट्स, कितना है आपको प्रोविजन है 10%। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट करेंगे हम 10%। हमने लिखा था फार्मूला, ब्रैकेट्स हैं आपके 70,000, उसमें से माइनस कर दो पहले फर्दर बैकगेट्स 3,000, जिसे कमी 6,700। तो 67,000 का 10%। फिर आपने ऐड करना है इसमें प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन जैकेट्स। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है 5% ऑन जैकेट्स आपने लिए 70,000, उसमें से फर्दर बैकगेट्स माइनस हो गए और ये प्रोविजन भी माइनस कर दो 67,000। तो 70,000 माइनस 9,700, इसका कर दो 5%, 3015। ये आपका आ जाएगा 3015। और देखिए कोई पुराना प्रोविजन पिछले साल तक चला आ रहा है, प्रोविजन फॉर बैकगेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, उसको करेक्टली साइड में खत्म कर दो अब। तो उसको लिखेंगे हम, उसका नाम है बाय ओल्ड प्रोविजन। ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है, एक वो बैकगेट्स का है, एक डिस्काउंट का है। तो देखो 5,000 ये आपने कैंसिल करना है और 2,000, वो आपका नेट इफेक्ट आ गया। टोटल देखो एक्सपेंस बना है अब आपका प्लस 10,700। ये हमारा एक्सपेंस आ रहा है 13,715, और ये इनकम में आ रहा है आपका 7,000। तो आप देखोगे नेट एक्सपेंस कितना आया जो P&L में जा रहा है आपका 13 माइनस 7, 6,715। ये इस साल का एक्सपेंस माना जाएगा समझो। अब इसको देखो मैं लेजर बनाता हूँ। अब आपको कई बार वो पूछते हैं कि आपके 2 लेजर बनाने हैं, प्रोविजन फॉर बैकगेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन बैकगेट्स। वो आप देखिए कैसे बनेंगे। तो पहले हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर बैकगेट्स। प्रोविजन जो होता है ये लायबिलिटी मानी जाती है, तो ओपनिंग बैलेंस आपने लिखना है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस प्रोग्राम। एक आपका देखो 5,000। फिर हम एंट्री करते हैं इस साल जो प्रोविजन बनेगा उसकी एंट्री की P&L टू प्रोविजन बाय P&L। फिर इधर आएंगे आपके बैकगेट्स जो हो गए हैं आपके टू बैकगेट्स। देखो कितने बैकगेट्स थे आपके, फर्दर बैकगेट्स हो गए आपके 3,000 के, और एक आपके ये भी है 1,000 के फर्दर। टोटल 4,000 के बैकगेट्स आपने राइट आउट कर दिए प्रोविजन से। फिर आपको ना क्लोजिंग प्रोविजन रखना है बैलेंस शीट। क्लोजिंग हमने रखना है 10%, वो हमने कैलकुलेट किया है 6,700, उसको रख लो सीरी में। तो बाकी समझो आपका नेट एक्सपेंस आ गया इस साल का जो P&L में चार्ज होगा आपका 9,700, जिसे ये 5,700। ठीक, तो कोई इफेक्ट आ गया सेम।
ओपनिंग प्रोविजन जो हम बैक गैस जब राइट ऑफ करेंगे एंट्री बन के प्रोविजन को बैक गैस, और ये क्लोजिंग प्रोविजन रख लो इस साइड, तो बैलेंस पी में चला जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं डिस्काउंट का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इसमें ओपनिंग प्रोविजन है आपके पास बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ओपनिंग था आपका पिछले साल था 2000, इस साल देखो डिस्काउंट को अलाउ किया होगा आपने, डिस्काउंट अलाउड टू गेट, वो है नहीं आपका, फिर आपको रखना है क्लोजिंग बैलेंस शीट की। क्लोजिंग प्रोविजन है आपका 3015, तो आपको इस साल पी से चार्ज करना है जिस माइनस जिस 1015, ये आपका एक्सपेंस है। अब प्रॉफिट चेक करो कितना एक्सपेंस गया पी में, जैसे कि 5 + 1 6 7 1, ये इससे मैच हो जाएगा। तो आप ऐसे अकाउंट बनाएंगे उससे भी निकल जाएगा आंसर, और डायरेक्ट पी में हम इस तरीके से शो करते हैं। तो वो पी में हो गया क्लियर। पी में बैक गेस लेंगे, ट्रायल बैलेंस में यही है, फर्गर बैक गेस आएंगे, फर्गर बैक गेस आएंगे आपके बी की, इसका प्रोविजन आएगा, डिस्काउंट का प्रोविजन आ जाएगा। तो पुराना प्रोविजन है तो माइनस कर दो क्रेडिट साइड में, या इनमें से लेस कर दो, एक ही बात है। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं वो देखते हैं। तो बैलेंस शीट में सिंपल है, आपके पास एसेट साइड में डेटर्स हैं। अब जो एडजस्टमेंट की ना आपने की वो लेस कर दो। एक तो आएंगे आपके फर्दर बैक डेट्स, फिर जो आपने नया प्रोविजन बनाया इस साल न्यू प्रोविजन और बैक डेट्स, फिर एक आपने बनाया नया प्रोविजन और डिस्काउंट, तो इन तीनों को आपने लेस करके शो करना है बैलेंस शीट में, आपके नेट डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमने डिस्कस करी बैक डेट्स की एडजस्टमेंट जो मेजर थी। कुछ और छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं वो भी देखते हैं हम। 7 8 हो गई थी, जैसे कि 9, तो 9 एडजस्टमेंट है अब आपकी, जैसे कि प्रोवाइड और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं जिनको आपने पेमेंट करनी है, अगर वो भी हमें डिस्काउंट अलाउ कर रखे हैं, तो ये आपकी इनकम है तो आपने एंट्री कर देनी है कि इनकम है, तो इसको डेबिट करो आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये आपकी पी में क्रेडिट हो जाएगी टू पी अकाउंट, क्योंकि ये आपकी इनकम मानी जाएगी। तो पी में क्या इफेक्ट होगा, इसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे हम बाय प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और बैलेंस शीट में आपने क्रेडिटर में से माइनस कर देना है, जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये नेट इफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी 10th एडजस्टमेंट आती है, जैसे हर बिजनेस में प्रोप्राइटरी कैपिटल होता है, तो कई बार बिजनेस अपने प्रोप्राइटर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, तो इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, इट मीन्स ये बिजनेस ने देना है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, उसकी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रोप्राइटर को हम कैश भी नहीं देते, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं टू कैपिटल अकाउंट। सर इस केस में जो प्रोप्राइटर की ड्राइंग्स होती हैं उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसकी वो भी एडजस्टमेंट आ गई आपकी, इंटरेस्ट वो भी चार्ज को तो आपने चार्ज करना है ऑन ड्राइंग्स, ये फर्म की इनकम बन जाएगी। तो इसको आप ड्राइंग्स मान लीजिए कि और पैसा विड्रॉ कर दिया है प्रोप्राइटर ने, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड,
टू पीएनएल। तो उसका क्या इफेक्ट होगा पीएनएल में? देखो डेबिट में लिखो आप एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ड्राइंग्स का इंटरेस्ट हमारी इनकम बन जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बैलेंस शीट में जब आप कैपिटल शो करेंगे लाइबिलिटी साइड में, उसमें ऐड कर दो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगे प्रोफाइल। तो ये हमने कुछ एडजस्टमेंट डिस्कस किए, और इसके बेस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।